कूलम्ब्स लॉ लेक्चर नंबर 11। कल मैंने आपको स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज दो टाइप का होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीन टाइप का होता है वैसे, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, हमारे सिलेबस में दो ही हैं, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसके ऊपर एक मैंने क्वेश्चन लिखा है और मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि कैसे हम पहचानते हैं कि चार्ज स्टेबल है, कैसे पहचानते हैं कि चार्ज अनस्टेबल है। हम पहचानेंगे कैसे कि चार्ज स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस के 4e एंड प्लस के e आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस a अपार्ट। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है, पहले इतना डायग्राम बना लेते हैं हम कि प्लस के 4e चार्ज और प्लस का e चार्ज एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं, a डिस्टेंस पर है। फिर कह रहा है वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट बी इन इक्विलिब्रियम। तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं कि अगर एक चार्ज कहां पर रखें हम जिससे वो चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तो वो चार्ज हम दोनों चार्ज के बिटवीन यहां पे रख लेते हैं और इस पोजीशन पर रखने पर ये चार्ज किस में होता है, इक्विलिब्रियम में। तो ये पूछ रहा कहां पे रखें, तो हम ये x निकालते हैं। हमसे पूछा क्या गया है लेक्चर नंबर 10 में, ये क्वेश्चन में करा चुका हूं इतना, लेकिन ये इन विच कंडीशन द इक्विलिब्रियम विल स्टेबल और इन विच कंडीशन अनस्टेबल, मैं इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसमें कह रहा है वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज q विच प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग, कहां पे रखें कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो मैंने कह दिया कि 4e से x डिस्टेंस पर रखने पर, x डिस्टेंस पर ये चार्ज रखने पर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। ये लेट कर लिया हमने, लेट किया तो ये तो कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है। यहां गिवन है चार्ज q इज इन इक्विलिब्रियम, ये चार्ज q जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई चार्ज q इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या मतलब बताया था मैंने कि नेट फोर्स ऑन चार्ज q कितना, 0। तो इस चार्ज q पर नेट फोर्स कितना हुआ, 0। तो अगर इस देखो हमसे पूछा इस x की वैल्यू है, सर हम x कैसे निकालें। नेट फोर्स ऑन चार्ज q 0 है, इस लाइन का मतलब अगर चार्ज q इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स कितना हुआ, 0 होगा। लेकिन हमें सर x पूछ रहा है कि 4e से चार्ज कितनी डिस्टेंस पर रखें, तो इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दीजिए। इस चार्ज q पर नेट फोर्स 0 है, तो आप चार्ज q पर नेट फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए और नेट फोर्स निकाल के उसे 0 पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, x फाइंड आउट हो जाएगा। चलो करते हैं। वैसे मैं कर चुका हूं इस क्वेश्चन को, एक बार कर देता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन q ड्यू टू प्लस के 4e, तो F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करते हैं q इंटू 4e और इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन लिखते हैं। इसके और इसके बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन कितनी है, x, तो x का स्क्वायर। ये फोर्स किसने लगाया है, 4e ने। किस पर लगाया है, q पर। तो शो करते डायरेक्शन, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं, ये आपका F पर। ठीक है, ये इस चार्ज ने इसको रिपेल किया। तो देखो मैं इसके ऊपर एक गोला बना देता हूं और इसके ऊपर भी एक गोला है ना। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये तो दिख ही रहा है हमें कि फोर्स q पर लग रहा है। लगाया किसने है, 4e ने लगाया है। अभी इसका रीजन बताऊंगा कि मैंने ये क्यों पर चेक की लगाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जिससे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बने। दूसरा देख रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं किस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन q ड्यू टू प्लस का e, तो ये F2 इज इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू e ओवर q और e के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। तो q चार्ज ए रहा और e ये रहा, इन दोनों के बीच की अगर हम शॉर्टेस्ट सेपरेशन लिखें तो जो कितनी दिखाई दे रही है, ये a है, ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, a माइनस एक्स, उसका क्या, होल स्क्वायर।
ये आपका चार्ज ई ने चार्ज क्यू पर फोर्स लगाया, देखो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये इसने रिपेल कर दिया इधर F2। तो इस क्यू चार्ज के आसपास दो ही तो चार्ज थे, एक 4e और एक ई, दोनों ने फोर्स लगा दिया। अब इस चार्ज क्यू पर कितना नेट फोर्स लगेगा वो निकाल लेते हैं। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू F इज इक्वल टू F1 माइनस F2। सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये समझ में आया डायरेक्शन अपोजिट होती है, किसी एक पॉइंट पर दो फोर्स लगे डायरेक्शन अपोजिट है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, और डायरेक्शन सेम होती तो नेट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम ऐड करते, किसी एंगल से होता तो हम फॉर्मूला लगाते। यहां पर F/F2 की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ये चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में था, और जब कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है तो उस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है 0, तो हमने 0 पुट कर दिया नेट फोर्स। ये F1 माइनस F2, तो F1 इज इक्वल टू कितना आ गया F2। F1 की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 4E, सेपरेशन कितनी है x², इसकी वैल्यू देख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू E डिवाइडेड बाई x a माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, QE से QE कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 4 ओवर x² इज इक्वल टू 1 ओवर a अपॉन x का होल स्क्वायर। बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लो, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 ओवर x, और इधर वैल्यू जो आएगी वो a ओवर x आएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2a माइनस 2x इज इक्वल टू x, इसको इधर ले आओ तो 2a इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू 2a/3। इतनी डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम प्लस के 4e से, प्लस के 4e चार्ज से x बराबर 2a/3 डिस्टेंस पर अगर हम इस थर्ड पॉइंट चार्जेस को प्लेस कर देंगे तो इस चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा, दैट मींस ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कहां रखें थर्ड चार्ज को लाइन जॉइनिंग पर, दोनों चार्जेस के लाइन जॉइनिंग पर कहां रखें जिससे ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तो हमने पोजीशन बता दी थी, ये हम कल भी कर चुके थे। अब ये तो ये वाला फोर्स किस चार्ज ने लगाया है, तो देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू किसने लगाया, ई ने, F2। तो देखो इसके ऊपर एक टिक कर देते हैं, इसके ऊपर भी एक टिक कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कि ये वाला फोर्स इस चार्ज ने लगाया है, लग तो इस पर आए दिखाई दे रहा है हमें, और ये जो F1 है ये 4e ने लगाया है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट, इन विच कंडीशन द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल और इन विच कंडीशन अनस्टेबल, किस कंडीशन में ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और किस कंडीशन में ये चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो देखो इसको पता कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, इसे मैं हटा देता हूं यहां से इतना। ठीक है, ये इतना मैं हटा देता हूं, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अगर हमें ये पहचानना है कि इस समय ये प्रेजेंट में ये चार्ज इक्विलिब्रियम में तो है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है क्यू चार्ज, तो पहले चार्ज का इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, तो इक्विलिब्रियम में है, हमें मालूम पड़ेगा कि चार्ज क्यू यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन में गिवन है। अब ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये हमें कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम की और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, उसको फॉलो करना है। उसकी डेफिनेशन में ही पहचानने का तरीका लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन में ही पहचानने का तरीका लिखा हुआ है। सर उसकी डेफिनेशन में पहचानने का तरीका लिखा हुआ है, मैंने कहा हाँ कैसे सर, तो मैं बताता हूं आपको कि जब डेफिनेशन क्या आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो डेफिनेशन थी कि जब किसी चार्ज को उसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से, कहां से, उसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं और रिलीज कर दें, और वो चार्ज अपनी इनिशियल पोजीशन पर इटसेल्फ रिटर्न कर जाता है, वापस लौट आता है, तो हम कहेंगे कि वो चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर हम किसी चार्ज को उसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दें
और वो चार्ज अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न नहीं करता है, बल्कि वो और उसी डायरेक्शन में क्या करता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में और मूव करता है। तो ऐसे चार्ज को हम कहेंगे कि वो चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है सर, इस डेफिनेशन को तो हमने पहले भी पढ़ा था, कल भी हमने कूलॉम्स लॉ लेक्चर में पढ़ लिया, लेकिन इससे मालूम कैसे करेंगे सर कि स्टेबल है अनस्टेबल है। तो देखो डेफिनेशन का पहला स्टेप क्या है, उस स्टेप को कंप्लीट करिए आप। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम जो चार्ज इक्विलिब्रियम में है उस चार्ज को उसकी इनिशियल पोजीशन से, मतलब उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, तो ये फर्स्ट स्टेप है डेफिनेशन का, तो आप उसको कंप्लीट करिए। देखो करता हूं, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे प्लस के 4e, यहाँ पे चार्ज कैसा है, इफ क्यू चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है ना, तब कर रहे हैं। तो ये प्लस के 4e और ये था हमारा प्लस के e, और यहां रखा था हमें क्यू चार्ज। ये डिस्टेंस दे रखी थी हमें x और ये वाली a, है ना। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये 4e चार्ज इस क्यू पर फोर्स लगा रहा था, तो लगा रहा था 4e चार्ज इस क्यू चार्ज पर फोर्स लगा रहा था F1, तो मैं लगा देता हूं, ये रहा फोर्स F1। ये ध्यान रखने वाला है अब कि देखो ये तो दिखाई दे रहा है कि जो F1 फोर्स लग रहा है वो क्यू चार्ज पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, तो 4e लगा रहा है। तो यहां इस पे मैंने गोला बना दिया ये कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कि ये फोर्स F1 4e चार्ज ने क्यू पे लगाया है। ठीक, ये प्लस के e भी तो इस पे फोर्स लगा रहा था, तो लगा रहा था भाई ऐसे, ये F2 लगा रहा था, तो ये देखो मैंने ऐसे टिक कर दिया है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बताओ, ये तो जब ये चार्ज इक्विलिब्रियम में था तो अभी हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ पे नेट फोर्स निकाला था, तो ऐसे निकाला था F1 माइनस F2, नेट फोर्स 0 था, F1 माइनस के F2, तो F1 इज इक्वल टू F2, ये रिजल्ट आया था। फिर हमने F1 की वैल्यू पुट कर दी थी, फिर F2 की वैल्यू पुट कर दी थी, सॉल्व किया था तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई थी, क्योंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है सर, तो ये तो यहाँ पे F1 F2 इक्वल तो थे, इक्वल थे जब ये चार्ज कौन सी पोजीशन पर रखा है, P पोजीशन पर रखा है। ये कौन सी पोजीशन पर रखा है, P पोजीशन पर रखा है, तो ये आपका इक्विलिब्रियम में था। अब डेफिनेशन क्या कहती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, इस चार्ज को इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो। तो इस क्यू चार्ज को हम, इस क्यू चार्ज को इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, ये P पॉइंट ही तो है, इस जगह से इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, इस जगह से इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो। तो हम इधर भी कर सकते हैं और इधर भी कर सकते हैं। मैं एक साइड में करके दिखा रहा हूं, आप दोनों साइड में चेक कर लेना घर पे जाके, जैसे मैं एक बार सीख लो कैसे करते हैं। तो इस क्यू चार्ज को मैंने यहां से डिस्प्लेस करके यहां ले आया P डैश पर, मैंने डिस्प्लेस ऐसे किया क्यू चार्ज को। डिस्प्लेस क्यों कर रहे हैं समझ में आया, क्योंकि डेफिनेशन में कह रहा है कि किसी चार्ज को उसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज कर दो। तो मैंने इस चार्ज को Q से P पॉइंट से P डैश पर ऐसे ले गए और यहां पर छोड़ दिया। अब ये चेक करेंगे कि अगर यहां पर P डैश पे इस चार्ज को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, ये चार्ज अपनी इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और नहीं कर रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब उसी दिशा में जा रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है सर, ये कैसे पता करेंगे, तो देखो इस क्यू चार्ज को जब तुम यहां छोड़ोगे तो देखो पहले 4e और Q के बीच की सेपरेशन, डिस्प्लेस करने से पहले 4e और Q के बीच की सेपरेशन ये थी, दैट मीन्स ये सेपरेशन थी, ये वाली है ना, ये हटा देता हूं सेपरेशन वाला, डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्प्लेस्ड है ना। डिस्प्लेस करने से पहले 4e और Q चार्ज के बीच की सेपरेशन ये थी, लेकिन जैसे ही आपने इसे P से P डैश डिस्प्लेस किया, P से P डैश डिस्प्लेस किया, तो P से P डैश डिस्प्लेस करेंगे तो 4e और Q चार्ज के बीच की सेपरेशन बढ़ जाएगी घट जाएगी, तो 4e और Q चार्ज के बीच की सेपरेशन बढ़ गई डिस्प्लेस करने के बाद। तो देखो 4e और Q के बीच की सेपरेशन x ही तो थी, अगर आप P से P डैश पे ले जाओगे तो ये वाली सेपरेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है ना। और ये सेपरेशन इंक्रीज होगी तो F1 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, F1 क्या हो जाएगा, डिक्रीज।
तो एक पॉइंट समझ में आया। तो 4e जब इस क्यू चार्ज में फोर्स लगा रहा है F1, अगर इस क्यू चार्ज को आप डिस्प्लेस करके P से P डैश पे ले जाओगे तो Q और 4e के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी, और सेपरेशन बढ़ेगी Q और 4e के बीच की सेपरेशन बढ़ेगी, तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस F1 डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही जब आप Q चार्ज पहले डिस्प्लेस करने से पहले Q चार्ज P पॉइंट पे था, तो Q और E के बीच की सेपरेशन ये थी, लेकिन जस्ट इस चार्ज को तुम Q से P डैश पे लाओगे, P से P डैश पे लाओगे, तो इनके बीच की सेपरेशन क्या होगी? डिक्रीज। तो Q और E के बीच की सेपरेशन डिक्रीज नहीं हो गई आप डिस्प्लेस करने के बाद चार्ज को, तो डिक्रीज हुई। तो देखो Q और E के बीच की सॉफ्टर सेपरेशन लिखते हैं यहाँ पे, ये वाली सेपरेशन क्या हो गई है? ये डिक्रीज हो गई है। और अगर ये डिक्रीज हुई है तो F2 क्या हो जाएगा? तो F2 इंक्रीज हो जाएगा भाई, है ना? F2 इंक्रीज हो जाएगा स्लाइटली डिस्प्लेस करने से। तो देखो जब डिस्प्लेस नहीं किया था P पे तो F1 F2 इक्वल थे। ये किस पॉइंट पे थे? जब P पे चार्ज था तो इक्विलिब्रियम में था, नेट फोर्स 0 था, 0 रखने पर F1 F2 बराबर आ रहे थे, इक्वल थे। लेकिन जैसे ही डिस्प्लेस किया तो आपका F2 तो क्या हो गया? F2 तो इंक्रीज हो गया, और F1 क्या हो गया? डिक्रीज। जब F2 बढ़ जाएगा और F1 घट जाएगा तो अब ये अनइक्वल हो गए। जब ये चार्ज Q P डैश पे पहुंचा, ये Q चार्ज P डैश पे पहुंचा, तो F2 तो बढ़ गया और F1 घट गया। तो कौन सा फोर्स ज्यादा है, F1 या F2? तो F2 ज्यादा है डिस्प्लेस करने के बाद, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, है ना? आफ्टर डिस्प्लेसमेंट F2 ग्रेटर देन F1, और F2 लग रहा है इधर और F1 लग रहा है उधर, तो नेट फोर्स किधर नहीं लगेगा? नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। अब नेट फोर्स इज इक्वल टू F2 माइनस F1, और इस नेट फोर्स को मैं लिख लेता हूं F। ये नेट फोर्स इतना लगेगा और इसकी वैल्यू अब 0 नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि F2 और F1 इक्वल नहीं रहे। अब F1 F2 इक्वल, डायरेक्शन तो अभी भी अपोजिट है, बट F2 और F1 इक्वल नहीं है। तो ये नेट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को किधर मूव कराएगा? इस P डैश पे जैसे ये चार्ज पार्टिकल पहुंचा तो F2 की वैल्यू, डायरेक्शन तो यही रहेगी भाई, F1 भी उधर ही रहेगा, लेकिन इस F2 की वैल्यू बढ़ गई है और F1 की वैल्यू क्या हो गई? डिक्रीज। तो नेट फोर्स इतना लगा, और इस नेट फोर्स की डायरेक्शन F2 जैसी होगी, ऐसे। तो ये तो जैसे इस P डैश पे पहुंचेगा चार्ज पार्टिकल, तो इस पर नेट फोर्स लगेगा P डैश की तरफ, मतलब इधर की तरफ, और इधर तरफ लगेगा तो वापस रिटर्न कर रहा है क्या? नहीं, नेट फोर्स लग रहा है ऐसे ही इस पर डिस्प्लेस करने के बाद, और डिस्प्लेस किया था उधर, नेट फोर्स लग रहा है इधर, तो ये नेट फोर्स जो है इस चार्ज पार्टिकल को रिटर्न कराएगा कि नहीं कराएगा? तो कराएगा। तो जब चार्ज Q है पॉजिटिव तो रिटर्न कर रहा है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर Q पॉजिटिव है तो वो चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहां पे Q चार्ज कैसी पोजीशन में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, देखो हमने पहचान लिया। ठीक है, अगर एक बार और कंसंट्रेशन करा देता हूं, दूसरा कह रहा है कि इन विच कंडीशन अनस्टेबल, तो कौन सी? जब चार्ज Q पॉजिटिव है तो कैसा इक्विलिब्रियम है आपका? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं अब यहां? अगर हम यहां बात कर रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो देखो यहां थोड़ा सा पहले नोट आउट कर दूं जो मैं डाल दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q गलती से मिटल गया, ड्यू टू प्लस के 4e, F1 माना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 4e ओवर x²। ठीक है, द्वारा से करते हैं भाई, और इलेक्ट्रिक फोर्स इसको भी लिख लेता हूं द्वारा से, ऑन Q ड्यू टू E, है ना? ये F2 माना था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू E ओवर a माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर। ये देखो डायग्राम बना देते हैं। इफ सेकंड केस देख रहे हैं अब, इफ Q अगर चार्ज कैसा है? नेगेटिव है, तो देखो ये प्लस के 4e था, ये प्लस के E था, यहां पे ये P पॉइंट था, यहां पे एक चार्ज रखा था माइनस के Q। ये जो डिस्टेंस थी, ये वाली जो डिस्टेंस थी, ये A थी, और ये डिस्टेंस हमने x मानी थी P पॉइंट तक की, है ना? तो ये 4e चार्ज इस माइनस Q चार्ज को अब क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? देखो पहले तो रिपेल कर रहा था 4e चार्ज Q को, अब क्या करेगा? रिपेल या अट्रैक्ट? तो अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस का चार्ज हो जाएगा, तो प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है,
तो फोर्स लगेगा ऐसे, ये F1। ये फोर्स किसने लगाया भाई, तो माइनस क्यू पे लग रहा है, यहाँ पे भी माइनस क्यू कर दें, लेकिन साइन तो पुट करते नहीं है, यहाँ पे भी साइन पुट नहीं करेंगे, है ना, साइन पुट नहीं करते, लेकिन ये अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा फोर्स। तो ये वाला फोर्स इस 4E ने लगाया है, अब डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। और प्लस का E इस माइनस क्यू चार्ज को भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स ऐसे लगाएगा। तो डायरेक्शन तो अभी भी कैसी है, अपोजिट है, वैल्यू इतनी है, नेट फोर्स निकालेंगे, चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो सेम टू सेम कंडीशन रहेगी, F1 F2 बराबर आया। तो इक्विलिब्रियम में तो ये है, अगर इक्विलिब्रियम है तो कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है, इसको भी चेक कर ले, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। तो इस चार्ज को हम इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, ये डेफिनेशन में लिख रहा है, तो हम इस डेफिनेशन को फॉलो करना है हमें। तो पहला स्टेप इसका क्या होता है कि चार्ज को डिस्प्लेस करें, तो डिस्प्लेस करके देखते हैं। तो मैंने इस चार्ज को, ये फोर्स F2 ये इसने लगाया है, तो इस चार्ज को मैं यहां से यहां ले आया P डैश पर, इस चार्ज को मैं P से P डैश पे ले आया। देखो जब चार्ज को मैं P से P डैश पे ले जाऊंगा तो 4E और माइनस के Q के बीच की सेपरेशन पहले कितनी थी, डिस्प्लेस करने से पहले इतनी, ये डिस्प्लेस मैंने ऐसे किया है ना, ऐसे मैंने डिस्प्लेस किया है। तो पहले डिस्प्लेस करने से पहले 4E और माइनस Q के बीच की सेपरेशन ये थी, जैसे हमने डिस्प्लेस किया तो सेपरेशन बढ़ गई, और सेपरेशन बढ़ी तो देखो ये वाली 4E और माइनस Q के बीच की सेपरेशन क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो दैट मींस ये वाली सेपरेशन इंक्रीज हुई है ना। और जब ये सेपरेशन इंक्रीज होगी तो F1 क्या हो जाएगा, F1 डिक्रीज हो जाएगा, है ना, F1 डिक्रीज, तो ये F1 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है भाई। ये 4E और Q के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो F1 ही तो था, तो सेपरेशन X अगर इंक्रीज होगी, 4E और Q के बीच की सेपरेशन इंक्रीज होगी तो F1 तो डिक्रीज होगा। अगर हम इस माइनस Q चार्ज को P से P डैश पे ले जाएं तो इस Q और माइनस के Q और E के बीच की सेपरेशन क्या हो गई, कम, तो माइनस के Q और E के बीच की सेपरेशन क्या हो गई, डिक्रीज। अगर ये सेपरेशन डिक्रीज हुई है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ये वाला, ये इंक्रीज हो जाएगा, ये फोर्स कैसे हो जाएगा, इंक्रीज। और ये फोर्स अगर इंक्रीज होगा, अगर ये फोर्स इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा तो कौन सा फोर्स इंक्रीज हो रहा है, F2, तो ये इंक्रीज हो गया। तो ये तो यहां अगर हम नेट फोर्स निकालें आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम टू सेम। अब F1 ज्यादा है या F2 ज्यादा है, तो F2 ज्यादा है, F2 ज्यादा है। और अगर F2 ज्यादा होगा F1 से, जब P पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना तो F2 ज्यादा हो जाएगा F1 से, P डैश पे पहुंच जाएगा, सॉरी P डैश पे पहुंच जाएगा तो F2 ज्यादा हो जाएगा F1 से, और ज्यादा हो जाएगा तो फिर उस P डैश वाले केस पर, P डैश वाले पॉइंट पर जो चार्ज रखा है माइनस के Q, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, F2 माइनस F1, जीरो नहीं होगा, ये समझ में आया। P डैश पे जब पहुंच जाएगा तो नेट फोर्स कितना लगेगा, और F2 बड़ा है ना यहाँ पे, और F2 बड़ा है F1 से, तो ये किधर लग रहा है, उधर की तरफ, तो ये तो इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है बेटा, नेट फोर्स भी इधर ही लग रहा है जिस डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट किया था। तो क्या वो रिटर्न करेगा, क्या वो रिटर्न करेगा, वापस आएगा, तो नहीं आएगा। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है उसी डायरेक्शन में और चला जाएगा आगे, दिख रहा है, कोई P डैश पे जैसे छोड़ोगे तो उस पर फोर्स उधर लग रहा है, उधर लग रहा है तो उधर ही और चला जाएगा, तो ये वापस नहीं आ रहा। तो इस वाली कंडीशन में माइनस के Q चार्ज फिर कैसा इक्विलिब्रियम हुआ बताओ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये समझ में आया आपको कि हम कैसे पहचानते हैं कि वो एक चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेबल में है या अनस्टेबल में, किस टाइप से पहचानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नया क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, और इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं इसके तरीके को समझिए। देखो ये कोई टीचर कराता है ना, तो एक कंसेप्ट को सीख लीजिए। कूलाम्स लॉ के जितने भी मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ आपको, उनको सबको एक बार सीख लीजिए कि नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। दो चार्ज को एक दूसरे के कांटेक्ट, दो चार्ज बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, सेम साइज की, सेम मटेरियल की, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं। जब चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या प्रॉपर्टीज बनती है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को आप एक बार सीख लोगे तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो एक बार इनकी वैरायटी को,
कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं और हम उन्हें किस किस तरह से सॉल्व करते हैं, उनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है 2 स्मॉल स्फीयर्स each of mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point charge by insulating thread each of L meter. क्वेश्चन में गलती हो गई क्या? पॉइंट बाई है, ये चार्ज नहीं है, अब सही है, अब ठीक है भाई, गलती हो गई थी क्वेश्चन में। 2 small sphere each of mass m kg charge q coulomb are suspended from a point by insulating thread each of L meter length but negligible mass। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है पहले डायग्राम बनाइए, विदाउट डायग्राम के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। तो जो डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम गिवन नहीं है, बस क्वेश्चन गिवन है, तो जैसा कह रहा है वैसा क्वेश्चन में डायग्राम बना दीजिए रफली। 2 small sphere each of mass m kg है, चार्ज q है, coulombs are suspended from a point, एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड है, by insulating thread each of length L मीटर है, बट उस स्ट्रिंग का जो मास है वो नेग्लिजिबल है। तो देखो एक इस रिजिड सपोर्ट बना लेते हैं हम, पहले ये रिजिड सपोर्ट बना लिया और यहां से एक ही पॉइंट O से एक स्ट्रिंग मैंने ये लटका ली और एक स्ट्रिंग मैंने ये लटका ली, और दोनों की लंबाई कैसी है, सेम है, L मीटर और L मीटर। इसके इस वाले एंड पर एक स्पीयर है, ये स्पीयर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये रहा स्पीयर, और इस वाले एंड पे भी एक स्पीयर सस्पेंडेड है, ये A स्पीयर मान लिया, ये B। दोनों के मास कैसे हैं, तो दोनों के मास सेम है, दोनों पे जो चार्ज है वो भी कैसा है, इक्वल है, इस पे चार्ज Q है, इस पे Q चार्ज है। तो देखो इसमें हम ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो इसने इसको इस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगाया, इसने इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाया, इसी की वजह से तो ये स्ट्रिंग ऐसे हो गई है। नहीं अगर हम किसी एक पॉइंट से 2 स्ट्रिंग लटकाएं इसी पॉइंट से, तो एक स्ट्रिंग ऐसे आ रही है, अगर एक स्ट्रिंग ऐसे है तो दूसरी स्ट्रिंग ऐसे होगी। ये स्पीयर है आपके, ऐसे लटकेंगे। इसको फैला क्यों दिया हमने, समझ में आया? क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो लगा दिया। इसका वेट है mg, मास है तो इसका वेट कितना हुआ mg, इसका भी वेट कितना हुआ mg, ऐसे है ना। लंबाई दे रखी है। फिर एक क्वेश्चन और दे रखा है आगे की स्टेटमेंट, इफ थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग्स मेक्स विद वर्टिकल, वर्टिकल से एवरी स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही, तो वर्टिकल बना लेते भाई, ये क्या हो गया वर्टिकल, और ये वर्टिकल से ये वाली स्ट्रिंग भी थीटा बना रही है और ये वाली स्ट्रिंग भी थीटा बना रही है, ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। When equilibrium has been reached, ये कब तक थीटा बना रही है, जब तक ये दोनों चार्ज बॉडी इक्विलिब्रियम में पहुंच जाए। जानते जब ये पूरी दोनों चार्ज बॉडी इक्विलिब्रियम में पहुंच गई, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, तो इस पूरे सिस्टम पर एवरी चार्ज पर नेट फोर्स कितना हुआ, 0। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना है, 0। इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना है, 0। अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ये स्टेशनरी रुक जाएगा ना यहाँ, और रुक गया तो ये रुका हुआ है, तब कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल से, ठीक है। तो ये बताओ इस पर आपके हिसाब से ए वाली बॉडी पर जो स्मॉल स्फीयर है ए, जिसका चार्ज Q है और मास m है, इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो मैं कहूंगा 3 लग रहे हैं। एक तो इस चार्ज ने इस चार्ज पर लगाया रिपल्सिव फोर्स, एक इसका वेट mg जो अर्थ ने लगाया हो इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही होगी, और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। टेंशन द स्ट्रिंग्स के बारे में जानते हो ना, टेंशन स्ट्रिंग की जो टेंशन होती है, ये स्ट्रिंग, इस पर अगर कोई हम वेट लटकाएं तो इसमें एक टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, मतलब स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, और ये टेंशन की डायरेक्शन हमेशा जो बॉडी हम सस्पेंड कर रहे हैं उस सस्पेंडेड बॉडी से अवे, जो बॉडी हमने सस्पेंड की है उस सस्पेंडेड बॉडी से अवे होता है। तो देखो ये सस्पेंडेड बॉडी है, ये टेंशन थी। बहुत से बच्चे कहते हैं सर देखो अगर अवे होता है तो बॉडी आप ऐसे लटका लो और इस बॉडी से अवे ऐसे कर दो। तो भाई टेंशन स्ट्रिंग के अंदर डेवलप होती है,
नीचे तो कोई स्ट्रिंग नहीं है ना भाई, और स्ट्रिंग नहीं है तो नीचे कैसे डाला डायरेक्शन हो जाएगी। स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट होती है, इसलिए ऊपर की तरफ अवे, बॉडी से अवे, इस बॉडी से अवे। समझ में आया। और इसका टेंशन इसमें देखें तो टेंशन इस बॉडी से, ये बॉडी है, इससे अवे ऐसे आएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग टी, इसकी लंबाई एल है। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आता है। तो देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन कभी आता है आपका, तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप का डायग्राम कभी भी बनना है तो उसका एक ही तरीका होता है करने का। ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेट करिए स्टेप थर्ड कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सिस्टम, एंटायर सिस्टम व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड, तब की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि व्हेन इक्विलिब्रियम, व्हेन एंटायर सिस्टम लिख दो, व्हेन एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है, दैट इज, इसका मतलब है कि नेट फोर्स ऑन ईच स्फीयर कितना है, 0 है। एवरी स्फीयर पर नेट फोर्स कितना है, 0। तो इस पर नेट फोर्स अगर 0 है, लेकिन इस पर तो 3 फोर्स लग रहे हैं, तो मैंने ये नहीं कहा कि फोर्स 0 है। अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब ये नहीं कि उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स ही 0 हैं। फोर्स लग सकते हैं, बट उन सब फोर्सेस का नेट फोर्स निकालोगे वो 0 होगा। ठीक है ना, अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो उस चार्ज पर फोर्स लगे हो सकते हैं, लेकिन सभी चार्जेस का, सभी फोर्सेस का नेट फोर्स कितना होगा अगर वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो 0 होगा। तो इस चार्ज क्यू पर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक टी, एक एफ और एक एम जी। इन सभी तीनों फोर्सेस का नेट फोर्स कितना है, 0 है। सर कैसे नेट फोर्स 0 है, ये कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। नेट फोर्स 0 होगा तो कैंसिल कैसे करेंगे सर एक दूसरे को, तो जरा समझें। इस टी के कंपोनेंट कर ले, टी के कंपोनेंट कैसे करते हैं मालूम है, टी के कंपोनेंट करते हैं तो टी के कंपोनेंट हम टेल से करते हैं। जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जिसके कंपोनेंट कर रहे हैं वो उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में आता है। तो देखो एक पॉइंट टेल से करते हैं तो देखो एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, और जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं दोनों कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है ये और ये, टी की कर रहे हैं, टी की कंपोनेंट कर रहे हैं तो टी टेल से कंपोनेंट किए हैं मैंने, ठीक है, और दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हैं। टी इन दोनों कंपोनेंट के मिडिल बीच में है। ये थीटा एंगल है आपका, तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा तो ये थीटा, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। इस टी के कंप्यूट करें तो जिसके साथ थीटा आता है वो कॉस होता है, तो ये कितना हो गया, टी कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो गया, टी साइन थीटा। तो देखो टी के कंप्यूट करने के बाद टी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इस स्फीयर ए पर कितने फोर्स लग रहे हैं, अब 4 फोर्स लग रहे हैं। एक टी कॉस लग रहा है, एक टी साइन थीटा, एक एम जी और एक एफ। समझ में आया। अब ये 4 फोर्स लग रहे हैं भाई, इसको तो 2 पार्ट में आपने ब्रेक कर लिया ना, एक टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा। अब ये बताओ हम चाहते क्या है कि हमें क्वेश्चन में जानकारी है कि नेट फोर्स कितना है स्फीयर पर, 0 है। इस स्फीयर ए पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0, लेकिन इस पर लग तो 4 फोर्स रहे हैं, एक टी कॉस थीटा, एक एम जी, एक एफ और एक टी साइन थीटा। तो देखो अगर टी कॉस थीटा एम जी को कैंसिल कर दे और टी साइन थीटा एफ को बैलेंस कर ले या कैंसिल कर दे, तो देखो इसकी फोर्स की दिशा उधर है, इसकी दिशा उधर है। अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कब करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, एक ही बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होंगे। एफ और टी साइन थीटा अगर इक्वल हो जाएं और टी कॉस थीटा और एम जी इक्वल हो जाएं तो एक दूसरे को मार देंगे, कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन करेंगे कब, दैट इज टी कॉस थीटा, है ना, देन देयरफॉर लिख दो, इसीलिए देयरफॉर टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर ले, एम जी को। अगर ये इक्वल हो जाएंगे तभी तो बैलेंस करेंगे, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर ले, टी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस कर ले। तो जब भी इस तरह का डायग्राम बनता है तो पहला स्टेप यही होता है
यहां तक तो आपको अगर ये डायग्राम ही क्वेश्चन आया है और इस तरह का डायग्राम बना है, यहां तक तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब इसके आगे जैसा हमसे क्वेश्चन चाहता है, जैसी हमें रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें इस पूरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि शो करिए ये वाला फॉर्मूला, क्या इसमें टेंशन एंड द स्ट्रिंग्स है? मैं इसी को कर रहा हूं, टेंशन एंड द स्ट्रिंग है तो नहीं है, टी टेंशन द स्ट्रिंग्स। इसमें फॉर्मूले जो हमें प्रूव करना है उसमें टेंशन ही नहीं है, तो इसमें से टेंशन को हम क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें। टेंशन को क्या कर दें, एलिमिनेट। सर टेंशन को हटाएंगे कैसे? अरे डिवाइड कर दो, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन एक बात चेक करिए, यहां ये भी आ रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा कब आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा? तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, तो हम टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। पहला स्टेप की तरफ मैंने कदम बढ़ाया, इससे कैंसिल हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ओवर एम जी, और इसका मल्टीप्लाई तो एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, है ना। तो देखो जो हमें प्रूव करना है उसमें एम जी है तो है और टेन थीटा भी है, लेकिन क्या नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है इसके अंदर। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पुट कर दो आप, क्योंकि हमें इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए ही नहीं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहा था। ये आपका स्फीयर ए था और ये स्फीयर आपका बी था, है ना। और ए और बी स्फीयर के बीच में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था। तो कूलम्ब्स लॉ लगा दो, यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई तो क्यू और क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर ओवर इन दोनों चार्ज के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, ए बी। अभी पता नहीं है तो ए बी मान लेता हूं, उसका क्या होल स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ लगा दिया, क्यू इंटू क्यू किया है बराबर इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, एम जी टेन थीटा, है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो आप भी लेफ्ट हैंड साइड में क्यू स्क्वायर को छोड़कर उसका मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखो इस क्वेश्चन को मैं डाल देते हैं, सो दैट वाले पॉइंट को छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि तो उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, ऐसे। तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, एम जी टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ए बी का होल स्क्वायर। तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी आ गया हमारे पास, ये रहा टेन थीटा भी आ गया, एम जी भी आ गया, सब मल्टीप्लाई में ये मैं टिक करते जाता हूं, ये भी आ गया। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसमें ए बी का स्क्वायर है इसमें जो हमें प्रूव करना है? तो इसमें ए बी का स्क्वायर तो नहीं है, तो इस ए बी को एलिमिनेट कर दो। सर ए बी को कैसे हटाएं, एल के टर्म में हटाना है। तो देखो ए बी कहाँ है, पहले तो ये ए बी, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट डाल रहे हैं हम सी, और ये देखो इस पूरे एंगल का ये बाइसेक्टर ही तो है, थीटा थीटा। भाई इस पूरा एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया इक्वल पार्ट में, तो ये सी जो है ए बी का मिड पॉइंट होगा, और सी अगर ए बी का मिड पॉइंट होगा तो जो ए सी डिस्टेंस है, ए बी जो डिस्टेंस है वो 2AC होगा। सी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अरे भाई सी अगर मिड पॉइंट हो ए बी का तो ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस इक्वल होंगी, ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस इक्वल होंगी। और ए बी जो लिख रहे हैं हम वो लिख रहे हैं कितना, ए बी लिखेंगे हम, लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, और सी मिड पॉइंट है अगर ए बी का तो ए सी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस इक्वल होगी, और बी सी की जगह पर ए सी लिखोगे तो 2AC हो जाएगा, तो लिख दिया 2AC। क्लियर है। यहां से सर अगर हम ए बी की वैल्यू ए सी पुट कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, अगर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू कितना आया 2AC है, और अगर ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ रखेंगे तो ये 4 यहाँ लिख दिया, 2AC का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 तो आएगा और AC स्क्वायर। तो देखो ये वाला 4 भी आ गया, ये वाला आ गया क्या नहीं। अब AC की वैल्यू कैसे निकालें, तो इस ट्राइंगल OAC दिख रहा है आपको, OAC, इस ट्राइंगल में इस थीटा के लिए AC साइड कैसी है, बेस या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है,
और बच गया वो बेस होता है, तो क्या लगाएं जिससे AC निकल आए, तो साइन लगा दें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो AC है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, OA डिस्टेंस, OA डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज। तो AC और OA डिस्टेंस कितनी गिवन है, L, स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, L, तो L, तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया, L साइन थीटा, और ये AC की वैल्यू तुम वहां डाल दो, स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 4mg मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। चलो यहाँ पुट करते हैं, यहाँ लिखते हैं q स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई AC की वैल्यू कितनी पुट कर दें, L साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये प्रूफ हो गया, ये तो L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड में भाई सारा, कहीं आगे पीछे लिख सकते हो आप, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन समझ में आया, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, हो सकता है इन सब की वैल्यू दे दे, क्यू की वैल्यू दे दे, तो आप यहां तक तो कंप्लीट करिए ही करिए, फिर सोचिए कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना। और भी क्वेश्चन हैं इसके प्री फंडामेंटल में, वो आप इटसेल्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। चल आगे देखते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा ये, हाउ शुड बी डिवाइड अ चार्ज क्यू टू गेट मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टाइम। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा हूँ, आगे भी कई जगह पे आते हैं क्वेश्चन। ये सीखने से आता है, मैं इसे सिखाने की कोशिश करूंगा, इसमें क्या कंसेप्ट है उसे बताने की कोशिश करूंगा, कॉन्सेंट्रेट करना, ये सीखना पड़ेगा आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। नया पॉइंट है काफी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ शुड बी डिवाइड अ चार्ज क्यू टू गेट मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। आप कैपिटल क्यू चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो 2 पार्ट कितने हो, जिससे उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स है वो कैसा हो, मैक्सिमम फोर्स हो, कैसा हो, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो इसके लिए एक हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स में होता है, किसमें होता है, मैथमेटिक्स में होता है, इसको बोलते हैं हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मैक्सिमा और मिनिमा, और मिनिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमम। अगर आपको ये कंडीशन चेक करनी है तो देखो मैथमेटिक्स में तो होता ही है, आपकी फिजिक्स में भी ये दिया है। 11th की जो प्रदीप फंडामेंटल की बुक है फिजिक्स की, उसमें जब हम मैथमेटिकल टूल पढ़ते हैं 0 वाला चैप्टर, उसमें ये दे रखा है फिजिक्स के अंदर। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, वो क्या कंडीशंस होती है, तो क्वेश्चन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये पहले इसको समझो, y इज इक्वल टू एफ एक्स। सर ये एफ एक्स का क्या मतलब है, एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो x पर डिपेंड करता है, जो x पर डिपेंड करता है। एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो x पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स की जो वैल्यू हो सकती है वो एक्स स्क्वायर हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 हो सकती है, कुछ भी जिसमें x हो। एफ एक्स की वैल्यू ये जरूरी थोड़ी है यही हो, कुछ भी हो सकती है, 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4 हो सकती है। एफ एक्स की वैल्यू आपकी केवल x भी हो सकती है, x प्लस के 4 हो सकती है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कुछ ना कुछ भी हो सकती है इनमें से। तो अगर ऐसा है, जैसे मैंने एफ एक्स की वैल्यू ये वाली मान ली, ये वाली एफ एक्स की वैल्यू इतनी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू इतनी, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो इस y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है बताओ, तो y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पर, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की वैल्यू पर। अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो क्वेश्चन ये है इसमें कि हम x की वैल्यू कितनी पुट करें जिससे y की वैल्यू कैसी हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। हम मैक्सिमम की बात करेंगे, मिनिमम भी होता है। x की वैल्यू कितनी पुट करने पर y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, या मैक्सिमम होगा या मिनिमम, क्योंकि हम मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं।
एक्स की कितनी वैल्यू पुट कर दें इस जगह पर जिससे वाई की वैल्यू जो आई वो मैक्सिमम आए। सर इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक्स की किस वैल्यू के लिए, यही इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जिससे वाई मैक्सिमम हो जाए। जानते हो जिसकी वैल्यू पूछ रहा है इसकी वैल्यू पता लगानी है और वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? इस वाई का। हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा एक्स के रेस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएशन करने लगे हुए हो। जिसकी वैल्यू फाइंड करने से, जिसकी वैल्यू एक्स की कितनी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, तो एक्स की कितनी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू मैक्सिमम है, तो एक्स की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है उसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहां y का डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इस y का कर दे। तो सिंबल ये देखो, डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है d ओवर dx, d ओवर dx डिफरेंशिएशन का सिंबल है। तो डिफरेंशिएशन कर दिया y का, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx fx। तो देखो dy ओवर dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन f डैश x लेट कर लिया। देखो डिफरेंशिएशन होता ही इसका ये है, d ओवर dx fx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम उसे f डैश x मान लेते हैं। यही डिफरेंशिएशन होता है, ये फॉर्मूले की तरह से यूज कर लो आप। ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट फॉर्मूला कि d ओवर dx fx करेंगे तो f डैश x आएगा। ठीक है, और f डैश x का करेंगे तो f डबल डैश x आएगा। ठीक है, चलिए अब कंडीशन क्या है इसमें कि फॉर, ये कंडीशन है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान दें। एक तो स्टेप ये है और एक स्टेप ये है। फॉर क्या? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, dy ओवर dx की वैल्यू कितनी? 0। ये कंडीशन है भाई, ये क्या है? कंडीशन कि अगर y की वैल्यू चाहते हो मैक्सिमम और मिनिमम, तो dy ओवर dx कितना हो? 0 हो। ये कंडीशन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं। जब तुम 12th में आओगे तो आपको बताया जाएगा कि x की वैल्यू कितनी पुट करें यहाँ पर जिससे y मैक्सिमम हो जाए। तो x की वैल्यू चाहिए आपको और y की वैल्यू मैक्सिमम, तो आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लीजिए। किसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए? y का, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हुई है, कर दिया। फिर लास्ट में कंडीशन लगा दीजिए मैक्सिमम की, कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y के लिए dy ओवर dx कितना होना चाहिए? 0। ये कंडीशन है। अगर यहाँ पुट कर दोगे ऐसे dy ओवर dx की वैल्यू कितनी है? dy ओवर dx की वैल्यू इतनी, तो dy ओवर dx की ये वाली वैल्यू है, इसको यहाँ पुट कर दिया, f डैश x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर x की वैल्यू निकाल दीजिए। फिर देखो x की जब वैल्यू निकल आएगी तो फिर क्या करेंगे? इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डबल डिफरेंशिएशन करने पर फिर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स, है ना। और इसमें एफ डबल डैश एक्स में जो एक्स निकाला है इसको आप इसमें पुट कर दो। पुट करने पर अगर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है, कैसी आती है? अगर पॉजिटिव आती है तो वो मिनिमम वैल्यू होती है। तो एक्स की वैल्यू कैसी होगी? वाई की वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम। और नेगेटिव आती है तो y की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम। नेगेटिव आए तो y की वैल्यू मैक्सिमम, और पॉजिटिव आए d किसकी वैल्यू? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, x की वैल्यू पुट करने पर पॉजिटिव आती है तो y की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम। और नेगेटिव आती है, सॉरी दोबारा से लिख देता हूं, x निकाल लिया, x की वैल्यू तुमने यहां रख दी, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है तो y कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। एंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है तो y फिर मिनिमम होगा। फिर कैसा होगा? y मिनिमम होगा। तो y मिनिमम होगा, मिनिमम। ठीक है भाई,
ये बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, हमारे फिजिक्स में ये वाला केस नहीं है कि ये हमें नहीं करना है, बस केवल x की वैल्यू तक करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, केवल आप यहां से सॉल्व करके x निकाल दो, बस बात खत्म, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो देखो एक ये प्रोसीजर है कि अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है तो x की वैल्यू कितनी रखें जिससे y मैक्सिमम हो जाए। तो उसे चेक करने का तरीका ये है, उसे करने के इस प्रोसेस पर ध्यान दो। देखो इसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कैसे क्वेश्चन, देखो क्या, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। हाउ शुड वी डिवाइड अ चार्ज कैपिटल Q टू गेट मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। कैपिटल Q चार्ज को डिवाइड करना है जिससे उन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स हो, वो कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। इंपॉर्टेंट ये है। तो देखो इस कैपिटल Q चार्ज को हम दो पार्ट में डिवाइड करें ऐसे, तो ये तो Q कैपिटल Q चार्ज तो मैं गिवन है ना, ये गिवन है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो मान लो फर्स्ट पार्ट कितना है Q, अगर कैपिटल Q में से फर्स्ट पार्ट स्मॉल q है तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ, वो कैपिटल माइनस Q। अब इसे डिवाइड कैसे करें कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है। तो अगर इसकी वैल्यू तो मैं गिवन है ना, इसकी वैल्यू पता पड़ जाए तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा ये दोनों पार्ट की वैल्यू कितनी होगी। भाई जैसे मेरे पास 10 रुपीज हैं, अब मैंने इसमें से 10 रुपीज में से मतलब 10 रुपीज है मेरे पास, इसमें से मैंने 2 रुपए अपने फ्रेंड को दे दिए, सॉरी दोबारा से बोलेंगे, मेरे पास 10 रुपीज है, मैंने से उसमें से कुछ रुपए फ्रेंड को दे दिए, तो बताओ मेरे पास कितने रुपए बचे। तो मैंने अपने फ्रेंड को कितने रुपए दिए हैं अगर ये पता पड़ जाए तो मेरे पास कितने रुपए हैं मालूम पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू अगर ये वाला चार्ज की वैल्यू हमें मालूम पड़ जाए, इस कैपिटल Q में से स्मॉल q हेरा, तो इस स्मॉल q की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो दोनों पार्ट हमें मालूम पड़ जाएंगे। तो दोनों पार्ट तो पता करना है कि किस तरह से डिवाइड करना है चार्ज को। ठीक है, अब क्वेश्चन की डिमांड आगे क्या है कि स्मॉल q चार्ज और इस कैपिटल Q माने स्मॉल q चार्ज, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है F, ये F कैसा है, मैक्सिमम है, और इनके बीच की सबसे कितनी है R। तो फोर्स मैक्सिमम है ना, तो फोर्स मैक्सिमम करने के लिए इन चार्जों की वैल्यू कितनी होगी यही तो पूछ रहा है। तो ये तो फोर्स की वैल्यू कूलम्स लॉ से कितनी होनी चाहिए, 1/4πε0 Q कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय कितनी R स्क्वायर। दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनके बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू, और सॉल्व कर लें इसे, 1/4πε0, इस Q का मल्टीप्लाई कर लें तो Q माइनस Q स्क्वायर ओवर कितना R स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में, और ये फोर्स कैसा है, मैक्सिमम। तो जैसे यहाँ पे y की वैल्यू मैक्सिमम थी, यहाँ पे किसकी वैल्यू मैक्सिमम है, फोर्स की। तो यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही थी, y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही थी, तो x की वैल्यू कितनी रखें जैसे y मैक्सिमम हो जाए। यहाँ पे y f की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, स्मॉल q पर। स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो, स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो जैसे f कैसा हो जाए मैक्सिमम, तो स्मॉल q कितना हो जैसे f कैसा हो जाए मैक्सिमम। तो इस f का डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल q, इस f का डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल q। तो कर देते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल q d/dq, और ये f, ये सिंबल बना दिया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो d/dx सिंबल हो गया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू q कर रहे हैं तो d/dq डिफरेंशिएशन का सिंबल हो गया, f का कर रहे हैं तो कितना आएगा, तो d/dq ब्रैकेट में 1/4πε0 q माइनस q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, तो इसमें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, स्मॉल q के रेस्पेक्ट में कर रहा है, तो स्मॉल q को छोड़कर बाकी का सारा बाहर आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, समझ में आएगा आपको, ये समझ में आया था। ये कंडीशन आप नोट कर लेना कहीं कॉपी में, ठीक है, इतना आया, समझ में आया आपको। तो अब क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन करें तो df/dq इज इक्वल टू
कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा तो 1/4πε0 1/r² तो बाहर ले लिया, d/dq कितना है q माइनस q²। तो देखो आगे कर देते हैं, df/dq इज इक्वल टू 1/4πε0 1/r²। इस q का डिफरेंशियल हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई q, इसका कितना हो गया 2q। ऐसे अब यहाँ पे जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आया तो उसको एक फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का, चाहे वो बायोलॉजी का हो चाहे मैथ का हो। स्टूडेंट बस फॉर्मूला लर्न करिए और लगाइए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में तो फॉर्मूले याद करे आते हैं, तो क्या फॉर्मूला है भाई, d/dx x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर ये हो d/dq, देखो यहाँ x है यहाँ पर भी x है, तो d/dq q की पावर n, तो लिखते हैं जो पावर है ना n वो आगे आ गई, तो इसमें भी पावर n आगे आ जाएगी, फिर एक पावर माइनस करके लिख देंगे, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज कैसे करें, तो देखो यहाँ पे d/dq स्मॉल q है, स्मॉल q था, d/dq स्मॉल q ऐसी की ऐसी, इसकी पावर कितनी है 1, तो n की वैल्यू कितनी है भाई, कंपेयरिंग कर लो 1, n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे रख दो n की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 q की पावर 0, उसकी वैल्यू 1, किसी की भी पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, इसीलिए d/dq की वैल्यू 1 होगी, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू 1 रख दी है। ऐसे ही अगर हम d/dq q² का कर रहे हैं, अब n की वैल्यू कितनी, कंपेयरिंग करो इसमें और इसमें कंपेयरिंग करो, n की वैल्यू कितनी है 2, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2q 2 माइनस 1 दैट मीन्स 2q, इसीलिए मैंने 2q लिख दिया है। क्लियर है, तो डिफरेंशिएशन समझ में आया, तो ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप x वाला कर लीजिए, अदरवाइज ये है ये, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहे हैं तो df/dq इज इक्वल टू 1, सॉरी ये आ गया, इतना आ गया, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f क्या कंडीशन होती है, df/dq की वैल्यू कितनी 0, ये कंडीशन है, ये क्या है कंडीशन, किस चीज की, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होने की कंडीशंस, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो df/dq की वैल्यू यही तो है, ये आप यहाँ पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं, तो 1/4πε0 1/r², कैपिटल Q माइनस के 2q इज इक्वल टू 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 में चला जाएगा, तो q माइनस के 2q इज इक्वल टू 0, इसको इधर ले आओ तो 2q इज इक्वल टू कितना q, तो q स्मॉल q इज इक्वल टू कितना q/2, एक तो ये हो गया। तो देखो कभी कहता है कि कितने पार्ट में डिवाइड करें कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए, कभी कहता है कैपिटल Q को कैसे डिवाइड करें जिससे फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो उन दोनों चार्ज का रेशियो बताओ, इन दोनों चार्ज का रेशियो भी पूछता है। समझ में आया, तो देखो दोनों पार्ट का अगर हम वैल्यू निकालें तो कैपिटल Q को हम कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो स्मॉल q की वैल्यू तो कितनी आई है q/2, तो q/2, और तो दूसरा जो पार्ट आएगा स्मॉल q माइनस a, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, ये कैपिटल q/2, तो ये q/2। तो इस कैपिटल Q को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, कैसे पार्ट में डिवाइड कर लें, 2 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर लें तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस कैपिटल Q को हम हेंस हम लिख देंगे यहाँ, हेंस कैपिटल Q शुड बी डिवाइडेड इन 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। अगर रेशियो पूछ रहा होता तो आप इस समझ में तो दोनों चार्ज का रेशियो पूछ रहे हो तो चार्ज का रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, एक क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया तो देखो इस टाइप का ही एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। 2 small charge sphere contains charge q1 q2 respectively. A charge dq is moved from sphere carrying a charge q1 and is transferred to the other.
फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, चार्ज ऑन ईच स्फीयर पूछना है। लेकिन फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो देखो जैसा कह रहा है इससे शुरू करते हैं सॉल्यूशन। शुरुआत में कहा कि दो स्फीयर हैं, स्मॉल स्फीयर हैं। मान लो कि मेरे पास एक स्मॉल स्फीयर ए है और दूसरा स्मॉल स्फीयर बी है। इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है। ठीक है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखते हैं ऐसे। फिर उसने कहा कि a charge dq is moved from sphere carrying a charge Q1। Q1 स्फीयर से इधर कितना चार्ज ट्रांसफर किया है dq। इसमें से dq निकाला है और इसमें ट्रांसफर कर दिया है। Q1 में से रिमूव कर दिया, रिमूव्ड फ्रॉम, मूव्ड है कि रिमूव है, रिमूव्ड है, रिमूव्ड फ्रॉम स्फीयर कैरिंग अ चार्ज Q1 इज ट्रांसफर टू द अदर। तो इसमें से इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफर करने के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर ट्रांसफरिंग dq चार्ज कितना डायग्राम बनेगा, ये a है और ये b, ये a है और ये b, और एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखते हैं। तो इस पे कितना चार्ज आएगा, Q1 माइनस के dq। इस पे कितना चार्ज आएगा, Q2 प्लस dq। अब ये चाहता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है ये कैसा हो जाए, मैक्सिमम। तो इन दोनों स्फीयर पर कितना चार्ज होगा, इस पर कितना होगा, इस पर कितना होगा, जिससे इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो जानते हो अगर हमें फोर्स मैक्सिमम करना है तो इस dq की वैल्यू, पहले f की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दोनों चार्ज के प्लग कर देते हैं मैग्नीट्यूड का, तो Q1 माइनस के dq और Q2 प्लस के dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। Q1 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पहले Q1 का इस पूरे मल्टीप्लाई करते हैं, तो Q1 Q2 प्लस Q1 dq। अब Q2 का भी कर लेते हैं इसमें, तो माइनस का Q2 dq और इसका समान कर लेते हैं, तो माइनस का dq का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे कितना r स्क्वायर। इतना फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में। अब क्वेश्चन क्या चाहता है जानते हो, इसमें से कितना dq ट्रांसफर करें। तो ट्रांसफर करने के बाद इन दोनों चार्जेस के बीच में, इसके और इसके बीच में फोर्स कैसा हो जाए, मैक्सिमम। dq कितना ट्रांसफर करें कि ट्रांसफर करने से इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो dq की वैल्यू कितनी है, dq की वैल्यू कितनी है कि इनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो क्या f की वैल्यू dq पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो dq की वैल्यू यहाँ कितनी पुट करें जिससे f कैसा हो जाए, मैक्सिमम। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहिए, dq के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो यहाँ कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू dq। तो क्या लिखेंगे, d ओवर d dq, ऐसे लिखेंगे इसको। सर ऐसे क्यों लिखा है, अगर हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या लिखते हैं, d ओवर dx। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा है, x, तो यहाँ x है, dd तो आया ही आया, यहाँ x लिख रहा है तो x तो आया। अगर यहाँ dq लिख रहा है तो dd तो आएगा ही आएगा, dq तो आएगा। समझ में आया, तो ठीक है। ये f इज इक्वल टू d और dq कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और कितना है भार, वैल्यू कितनी है, Q1 Q2 प्लस Q1 dq माइनस Q2 dq माइनस dq का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यही तो है, ठीक है, यही तो है। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ी सी जगह बन जाएगी। ठीक है, चेक कर लेता हूँ कैमरे में आ रहा है भाई, ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dq। तो dq का डिफरेंस करना है, तो देखो इसमें दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। एक फॉर्मूला यूज हो रहा है मैथमेटिक्स का, आपको कहाँ लिखूं, क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ठीक है भाई, क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में भी मिटाना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ। एक तो फॉर्मूला अगर d ओवर dx कोई कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस करें तो x नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है।
किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, एक। दूसरा डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, एक ये लगेगा। अब ये वाला फॉर्मूला तो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, तो करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। डी एफ ओवर डी डी क्यू इज इक्वल टू, तो देखो कांस्टेंट टर्म ये जो है ये तो बाहर आ गया, ये तो मल्टीप्लाइड में ना, इसीलिए बाहर आ जाएगा। ये प्लस में है, ये बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड वाला बाहर आ गया। Q1 प्लस Q2, तो ये कांस्टेंट टर्म है, डिफरेंशिएशन 0। ये कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन कितना? 0। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंस कितना हो गया? 0 प्लस Q1 dQ का डिफरेंशिएशन 1, अभी बताऊंगा कैसे, माइनस Q2 dQ का डिफरेंशिएशन 1 माइनस इसका डिफरेंस करें तो 2dQ, उसका डिफरेंस करें तो कितना? 2dQ। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन होगा 2dQ। क्लियर है? ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन आया कैसे सर? dQ का डिफरेंशिएशन 1, dQ का डिफरेंशिएशन 1, dQ का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2dQ। इस देखो, और इसका डिफरेंशिएशन 0 क्या हुआ? कांस्टेंट टर्म था, इसमें Q dQ था ही नहीं, तो 0 आ गया। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे जरा देखते हैं। देखो dQ ये लिख रहा है और यहाँ लिख रहा है dQ, तो इसमें इसकी पावर, या ऐसे समझा देता हूँ, d ओवर डी एक्स और x, अगर यहाँ x है यहाँ x है और इसकी पावर n है, तो ये फॉर्मूला लगता है। तो देखो इसमें अगर यहाँ x है और यहाँ पे भी x है, x और x, तो इसकी पावर 1 है, तो n की कंपेयरिंग करो तो n की वैल्यू कितनी है? 1, और जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 0, उसकी वैल्यू आई 1। बिल्कुल सिमिलरली अगर आप किसका करोगे? dq का करोगे, कैसे? d ओवर डी डी क्यू, इसकी पावर 1, तो कितना आएगा? इसकी वैल्यू 1 आया। अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था यार, पीछे वाला देख लेना। ऐसे एक्स स्क्वायर का 2x आता है, तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो dq का स्क्वायर का कितना? 2dq आएगा। ठीक है, तो एक बताओ, फिर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, एक कंडीशन बता रहे हैं हम, मैक्सिमम वैल्यू होने की कितनी होती है? df ओवर dq की वैल्यू कितनी? 0। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f कंडीशन बता रहे हैं, तो df ओवर dq कितनी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये 0 रख दो, तो देखो इसकी वैल्यू ही तो ये है, ये तो कंडीशन हो गई, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r², ये कितनी वैल्यू है? ये Q1 है, ये Q2 है, ये माइनस के 2dQ है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसे सॉल्व कर लो, तो इसे सॉल्व मैं यहाँ कर देता हूँ यहाँ। तो देखो ये तो इसमें चला जाएगा 0 में, तो क्या बचेगा इधर? तो इधर बचेगा Q1 माइनस के Q2 इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस के 2dQ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2dQ की इस साइड में ले आए, तो Q1 माइनस Q2, तो dQ की वैल्यू इतनी आ गई, कितनी? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इतना चार्ज Q1 में से Q2 में ट्रांसफर कर दें, तो इन दोनों स्फीयर के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो चार्ज ऑन स्फीयर ए, चार्ज पूछ रहा था, दैट इज चार्ज ऑन स्फीयर ए कितना है? Q1 माइनस के dQ की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को निकाल देता हूँ यहाँ से, तो ये पुट करेंगे तो चार्ज ऑन स्फीयर ए कितना आएगा आपका? चार्ज ऑन स्फीयर ए इज इक्वल टू, तो Q1 माइनस dQ की वैल्यू कितनी? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2 एलसीएम ले लो, 2Q1 माइनस के Q1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो चार्ज ऑन स्फीयर ए को मैंने लेट कर लिया QA, तो QA की वैल्यू कितनी आई समझ में आया? इसे आप QA लेट कर लो, इसको QA, इसको कितना लेट कर लो? QB। तो चार्ज ऑन स्फीयर ए कितना आ गया? Q1 प्लस Q2 बाई 2। चार्ज ऑन स्फीयर बी निकालें, तो चार्ज ऑन स्फीयर बी निकालना है, तो मैं इसे हटा देता हूं। समझ में आया ना? ये
चार्ज ऑन स्फीयर बी निकालना है एंड चार्ज ऑन स्फीयर बी, तो लेट कर लिया क्यू बी, कितना है बेटा आपका Q2 प्लस डी क्यू, और Q2 प्लस डी क्यू की वैल्यू कितनी निकाली है ये, तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2Q2 प्लस Q1 माइनस के Q2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये Q1 प्लस Q2 ये भी आ रहा है डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों स्फीयर पर चार्ज जो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। तो आपने देखा पहले क्वेश्चन में भी दोनों जो चार्ज डिवाइड करने के बाद कैपिटल Q को डिवाइड करने के बाद जो दो पार्ट थे वो इक्वल पार्ट थे, और यहाँ पर भी दोनों चार्ज कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो जब दोनों चार्ज इक्वल होते हैं ना तभी फोर्स उनके बीच में कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। ये समझ में आ रहा है आपको, एक कंसेप्ट आ गया एक, तो यहाँ से क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे किया हमने, ठीक है।